गुड इवनिंग 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज आपका गद्य पाठ का पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद्र। तो उनके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं आज। उनका जन्म 1880 और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन का कार्य किया। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था, जहां पे एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है लमही। ठीक है, तो उन्होंने उर्दू में जो जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र। ठीक है, तो उर्दू में जो उन्होंने चीजें लिखी उसका नाम अपना उन्होंने रखा है गुलाब राय, और हिंदी में जो लिखी है उनको प्रेमचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। निजी व्यवहार और पत्राचार्य धनपत राय नाम से ही करते हैं, और अपना जो व्यवहार है, पर्सनल चीजें जो करते हैं वो किस नाम से करते हैं? धनपत राय। यानी उनका असली नाम धनपत राय था। उर्दू में जो चीजें वो लिखते थे वो गुलाब राय के नाम से जाने जाते थे, और हिंदी में जो लिखते थे प्रेमचंद्र के नाम से, लेकिन उनका असली नाम था धनपत राय, जिसे वो अपने निजी यानी अपने पर्सनल चीजों का देखभाल या उसका व्यवहार वो करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बाद बम्बई, जिसे मुंबई कहा जाता है, फिल्म नगरी में भी बिताया और उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। ठीक है, तो उन्होंने जो उर्दू में उनका पहला कहानी था उसका नाम क्या था? सोजे वतन। ये तब की बात है जब अंग्रेज सरकार ने सब कुछ जब्त कर लिया था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, उनकी आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए उन्होंने स्कूल की मास्टरी की, इंस्पेक्टरी की, मैनेजरी, ये सारी छोटे छोटे काम उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिका यानी मैगजीन्स भी, उसका भी उन्होंने संपादन किया, वो भी उन्होंने किया। उसके बाद वो मुंबई आए। मुंबई में भी उन्होंने कुछ टाइम फिल्म, मतलब बॉलीवुड में उन्होंने टाइम बिताया, लेकिन वहां वो चीज उनको रास नहीं आई, मतलब वो चीज उनको भाई नहीं इतनी। हाँ, लेकिन उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं उस पर काफी कुछ फिल्में बनी हुई हैं जो प्रेमचंद्र जी ने लिखी हुई है। आम आदमी के दुख दर्द के एक बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद्र को उन जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्र, मतलब उनके जो कहानियां वो लिखते थे उसमें आम आदमियों का दुख दर्द दिखाई पड़ता था, पता चलता था, जिस वजह से क्या हुआ था कि उनको उस काल में ही कथा का सम्राट, कहानियों का राजा कहना, उपन्यास का राजा कहा जाने लगा, क्योंकि उनकी कहानियों में एक आम आदमी का जो दर्द होता है, जो तकलीफ होता है, वो सारी चीजें उसमें हमें पढ़ने मिलती थी। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह से बदल डाली। अपनी रचनाओं के लिए उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें वे अपने जीवन जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। मतलब वो देखते थे अपने आंखों से कि जिस आदमी को ज्यादा तकलीफ होती थी, लोग उस पे लांछन यानी उनको ब्लेम करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उनको तकलीफ देते थे। ऐसे लोगों से ही सीखकर उन्होंने अपनी कहानियों में ये चीजें डालना शुरू कर दी, जिससे उनकी कथा और भी अच्छी होने लगी थी। मतलब एक रियलिटी का एहसास होता था उनकी कहानियों में कि ये सच में ऐसा होता है। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद्र जी ने जितनी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनके उपन्यास क्या क्या देखिए? गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण। जो मंगलसूत्र थी उनकी अपूर्ण रह गई थी, पूरी नहीं हुई है। तो ये सारी उनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख उनके उपन्यास है जिन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये उनका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे, अब हम पाठ प्रवेश में आ गए हैं, तब हम पाठ प्रवेश करेंगे। अभी तुम छोटे हो इसीलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो हमें कोई न टोकता।
कोई यूं न टोकता, लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार उन कामों में शामिल होने के भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के और बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले पैसेज में आप देखेंगे तो जैसे हम छोटे बच्चों को देखो, हर चीज में आप लोग भी स्टूडेंट हो, आप लोग भी इतने बड़े नहीं हुए, छोटे हो, लेकिन होता है ना कभी कभी घर में बहुत जरूरी बात चल रही होती है, अगर हम उस पर कुछ अपनी बात रख दे तो हमको कहा जाता है ना कि अरे तुम मत बोलो, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अभी छोटे हो। तो ऐसा जब हम सोचते हैं यार तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम छोटे हो, छोटे बच्चों से भी कहो, तो ऐसा जब कोई कहता है तो छोटे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हमको छोटा होने के लिए हमको ये काम नहीं करने दिया जाता है, तो क्यों ना हम बड़े हो जाएं। ठीक है, तो हम बड़े हो जाएंगे तो हमें कोई टोकेगा नहीं, हमें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि जो अभी हमें मना कर रहे हैं तब शायद नहीं मना किया जाएगा। लेकिन प्रेमचंद जी यहाँ कह रहे हैं कि इस भुलावे में आप मत रहिए, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़े हो जाओ तो आप सब कुछ कर सकते हो, ये आपको हक नहीं मिल जाता है। इस भुलावे में, इस भ्रम में आप मत रहो, ऐसा प्रेमचंद्र जी हमें कह रहे हैं। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो बड़े होने के बावजूद भी उनको बहुत सारे कामों में वो बेधड़क शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके घर में उनसे बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है, वो अपने घर में वो किसी से बड़े नहीं होते, वो छोटे ही रहते हैं, मतलब उनसे भी बड़े लोग रहेंगे तो वो शामिल होते हैं। देखो जैसे आप दो भाई बहन हैं, तो जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बड़ा होगा, तो कल आप भी बड़े होगे, लेकिन हमेशा पहला हक किसको जाएगा? फर्स्ट चाइल्ड को जाता है। सेकंड वाले को कैसा हो जाता है? वो भी उसी उम्र में पहुंच जाएगा, लेकिन उसको रोका जाता है कि नहीं, तेरे से तेरा बड़ा भाई है, पहले बड़े भाई को करने दो फिर आप करो। जबकि आप बड़े हो गए होते हो, फिर भी आपको वो चीज फेस करनी पड़ती है। तो इस भ्रम में इसीलिए हमको रहने को नहीं कह रहे हैं। ऐसा हम ना सोचे कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम बेधड़क कुछ भी कर सकते हैं, हमें रोका टोका नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं। आप बड़े भी हो गए हो तो भी आपसे बड़ा जो होता है अपने घर में, उसी को पहला सब हक मिलता है। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद को भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह कुछ भी करे तो छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। यह आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक बड़े भाई साहब हैं जिनसे एक छोटा भाई है, कुछ साल के ही वो बड़े हैं अपने भाई से, लेकिन बड़ा होने के नाते घर वालों की उम्मीदें, अपेक्षाएं, इच्छाएं जो होती हैं वो बड़े बच्चे से ज्यादा हो जाती हैं। तो वो हमेशा, वो बड़े भाई साहब जो इस कैरेक्टर में हैं, वो हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपना ऐसा कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बड़ा भाई बनूं या बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनूं अपनी फैमिली, अपनी छोटी भाई के लिए। तो ये सिचुएशन को, इस स्थिति को अच्छे से बनाए रखने के लिए वो अपना बचपना तिरोहित, मतलब इस चीज के चक्कर में वो अपना बचपना भूल जा रहे हैं या अपने बचपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो छोटा भाई वो बोल रहा है कि उनके बड़े भाई साहब कितने साल बड़े हैं उनसे? 5 साल। 5 साल के बड़े हैं, लेकिन 3 दर्जे मतलब 3 स्टैंडर्ड से आगे हैं। दर्जा यानी स्टैंडर्ड, क्लास। ठीक है, तो वो 3 क्लास आगे हैं। अगर वो 7th में है तो छोटा वाला कितने में होगा? 4th में होगा, ऐसा। ठीक है, तो 3 साल उससे आगे हैं। 5 साल बड़े हैं, लेकिन क्लास में कितने साल आगे हैं? 3 साल। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते हैं।
कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। ठीक है, तो जो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की तभी उनके बड़े भाई साहब ने भी, क्योंकि वो बड़े भाई साहब की आदत ऐसी थी कि जो भी काम हो कैसे हो आराम से हो, ताकि वो पुख्ता बन सके, मजबूत बन सके। इसीलिए ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि जो ऐसा वो मजबूत तो घर अपना महल बनाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद एकदम क्या हो, मजबूत हो। चाहे उसके लिए 1 साल की बजाय 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना साल भी लग जाए, लेकिन उसकी पुख्ता मतलब बुनियाद उस घर की आलीशान हो, ताकि आलीशान महल बन सके और वो मजबूती से बन सके। लेकिन बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर मकान बनाने के लिए उसके आप बुनियाद जो उसका नींव है वही आप मजबूत नहीं करोगे तो घर मजबूत बनेगा क्या? नहीं। इसीलिए वो ज्यादा टाइम लेते हैं हर चीज को। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। वे मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो यहाँ पे छोटे भाई हैं, वही वो कह रहे हैं, छोटे भाई बोल रहे हैं कि वो छोटा भाई थे और वो जो उनके बड़े भाई साहब थे वो 14 साल के थे। छोटा भाई कितने साल का था? 9 साल का। बड़ा भाई 14 साल का। तो छोटे भाई ये कह रहे हैं कि मैं छोटा होने के नाते जो मेरे बड़े भाई साहब थे उनका जो था मुझ पे निगरानी, मतलब चारों तरफ, मतलब मुझ पे ध्यान देना, मानो जैसे उनका क्या था, जन्मसिद्ध अधिकार। और छोटे भाई को चुपचाप उनकी हुक्म का पालन करना या ये कानून है यही समझना उनको होता था। आप लोग भी घर में देखो, अगर छोटा भाई बड़ा भाई है तो बड़ा भाई हमेशा ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे छोटे भाइयों की वो मतलब छोटे भाई उसकी सुने या वो जो कहे छोटे भाई उस चीज को मान ले फटाक से। और 24 घंटे बड़े भाई की नजर होती है हम पे, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। हर चीज में ऐसा होता है कि बड़ों को ऐसा लगता है, बड़े भाई बहनों को, कि जैसे उनका वो जन्म से उनको मिला हक है कि अपने छोटे भाई बहनों पर निगरानी रखो और छोटे भाई बहन आपके हुक्म को माने, आपके ऑर्डर को माने। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों जैसी तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम का शब्द 10-20 बार लिख डालते। कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों दरअसल भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह और बड़ी बात। ठीक है, तो अपने भाई के बिहेवियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में बता रहे कि बहुत अध्ययनशील थे, मतलब किसी भी चीज को वो बहुत बारीकी से जांचते थे या बहुत उस पर स्टडी करते थे, तब वो कुछ काम करते थे। तो उनके भाई साहब जो थे, बड़े भाई साहब कैसे रहते थे? हमेशा किताबें खोल के बैठे रहते। कभी कभी अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, मतलब रिलैक्स करने के लिए कभी नोटबुक पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लिखते। कभी जानवरों के चित्र बनाते, जैसे चिड़िया के, कुत्तों के, बिल्लियों के, ये तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी कोई नाम रहता था उसको 10-20 बार अलग अलग फॉन्ट में जैसे लिखते हैं वैसा लिखते थे। कभी कभी कुछ शेर शायरी रहती थी उसको 10 मतलब बार बार उसको लिखना या उनको अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखने की नकल करते थे। ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था या वो समझ में आने जैसा नहीं होता था। ठीक है, तो मसलन एक बार वो छोटे भाई ने उनकी वो कॉपी देख ली। तो वो देखने लगे तो उन्होंने देखा उनकी कॉपी में कि स्पेशल अमीना, भाइयों दरअसल भाई, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो आगे पेज जब पलटते गए तो बहुत
टाइम बाद उनको एक आदमी का चेहरा बना हुआ दिखाई दिया। उनकी चेष्टा थी कि इसका अर्थ निकालो। चेष्टा यानी उनकी एक्साइटमेंट थी, या उनके मन के अंदर वो चीज थी, या उनकी अंदर की भावना यह थी कि वह सारी चीज का मतलब निकालें और ताकि समझ पाए कि उनके बड़े भाई क्या लिखते हैं ऐसा बुक में, या क्या करते हैं, कि इसका अर्थ उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनके पास इतनी साहस, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने बड़े भाई से जाके पूछें कि आपने क्या लिखा है, फिर ये बाद में आदमी का चेहरा, आप ये सब क्या, इसका मतलब क्या है। उसका मतलब पूछने की ताकत छोटे भाई में नहीं थी। और उनके बड़े भाई 9वीं जमात में थे। जमात यानी क्लास में थे। जमात एक उर्दू वर्ड है, तो वो 9वीं क्लास में थे बड़े भाई, और छोटा भाई 5वीं में था। तो उनकी रचनाओं को समझ पाना, तो जो बड़े भाई जो लिखते थे, या जो चित्र बनाते थे, या कुछ वो ऐसे वर्ड्स लिखते थे जिनको समझ पाना छोटे भाई के लिए क्या हो जाता था, छोटा मुंह और बड़ी बात। मतलब एक तरह का एक कहावत है कि जैसे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बात करने लगे तो ऐसा कहा जाता है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तो छोटे भाई भी वही सोच रहे थे कि मैं अपने भाई की चीजों को पूछूं या उन पे क्वेश्चन करूं कि आप ये क्या करते हो। तो एक छोटा भाई बड़े भाई को ऐसा नहीं कह सकता या नहीं पूछ सकता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप जब जितना अब तक पढ़ाया गया है, ये जो नेक्स्ट पैरा है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको अब तक जितना पढ़ाया गया है, आप उतने में से ही, जितने आपको पढ़ाए गए उसमें से आप क्वेश्चन आंसर आप खुद क्रिएट करो, खुद क्वेश्चन क्रिएट करो और खुद उसका आंसर लिखो। जैसे मुझे प्रेमचंद्र जी के बारे में आपको लिखना हो, ठीक है। उसके बाद बड़े भाई साहब के नेचर के बारे में लिखना है। उसके बाद उन छोटे और बड़े भाइयों में क्या क्या फर्क था वो आपको लिखना है, ठीक है। तो वो होमवर्क रहेगा, और ये जो पैरा है अभी ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।